नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं गणित से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 3 कितने वर्ग। अब हमें वर्ग गिनना सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है कि बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे घरों में कोई कार्यक्रम होता है तो हम कुछ कमरों में बैठने के लिए दरी या गद्दे आदि बिछाकर उस पूरे कमरे के फर्श को ढक लेते हैं। जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो हम बिछाते हैं ना, दरी या गद्दे बिछाते हैं और पूरे कमरे को ढक लेते हैं। कैसे होता है ये? स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कमरे मैदान में दरी बिछाकर उसे ढका जाता है। कमरा हो चाहे मैदान हो, उसमें भी हम दरी बिछाकर उसको ढक देते हैं। किसी त्योहार में या सामान्य दिनों में जब रंगोली आदि बनाई जाती है तो आकृति बनाने के बाद उसके पूरे भाग में कई तरह से रंगीन करने के लिए रंगोली डाली जाती है। रंगोली डालते हैं। जब रंगोली हमने बना लिया, उसमें कलर भरने के लिए हमें रंगोली डालना पड़ता है। आपने देखा होगा कि किसी पलंग में गद्दे को पूरा पूरा ढकने के लिए गद्दे के ऊपर चादर बिछाकर रखा जाता है, एकदम फिक्स बराबर माप का। प्रायः लोग मोबाइल के स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए स्क्रीन के आर पार देखने वाली सुरक्षा परत या स्क्रीन गार्ड भी लगवा लेते हैं। यह भी हमने देखा है, स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं। अपनी पुस्तक एवं कापियों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आप भी उनके ऊपर कवर चढ़ाते ही होंगे। चढ़ाते हैं ना इसी का? हाँ। यदि आपने शतरंज के बोर्ड में बने सफेद और काले रंग के बराबर नाप वाले खानों को देखा होगा तो आप जानते हैं कि शतरंज के बोर्ड में 8 गुणा 8 के 64 बराबर खाने होते हैं। टाइल्स लगे कमरों को भी ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देगा सामान्यतः एक बराबर नाप की ही टाइल्स का उपयोग उस कमरे में किया गया होगा। इन टाइल्स में शायद एक जैसे ही पैटर्न बने हों। सभी टाइल्स में किस तरह के पैटर्न होते हैं? एक जैसे ही पैटर्न बने हों। टाइल्स वाले कमरे में और अधिक डिजाइन बनाने में इन टाइल्स को वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार भी काटा जाता है। हमने काट लिया उन्हें। फर्श में पानी से अधिक हाथ पैर के पंजे की छाप बनाओ और उसी के ठीक बाजू में मां पिताजी के हाथ पैर के पंजों की छाप बनाओ। बताओ कि किसके पंजों की छाप अधिक बड़ी है। आप देखिए, आप बच्चे हैं, आपके हाथ पैर के पंजों की छाप और अपने माता पिता के हाथ पैर के पंजों की छाप बनाइए और देखिए कि किसके अधिक बड़े हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई छाप आपकी छाप से बड़ी है या छोटी है? कैसे अंदाजा लगाओगे? आपने ईंटों की दीवार पर रेत एवं सीमेंट के मिश्रण मसाला की छपाई करते हुए राजमिस्त्रियों को देखा होगा। देखा है ना कि कैसे वे ईंटों से पूरी भाग को मसाला से ढक छपाई कर रहे हैं। बरसात के मौसम में आपने खलिहान में रखी फसल के ऊपर पॉलीथीन बिछाते किसानों को भी देखा होगा। पानी अचानक बारिश होने लगती है तो किसान क्या करते हैं? पॉलीथीन बिछाते हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि लंबाई और चौड़ाई में 100 रुपए के नोट 10 रुपए के नोट से बड़ी दिखाई देती है। कभी 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों को उनकी लंबाई चौड़ाई के बढ़ते क्रम में रखकर देखिए, है ना? कौन सा नोट बड़ा है, कौन सा नोट छोटा है, उसको हमें लंबाई चौड़ाई के बढ़ते क्रम में रखकर देखना है। फिर देखिए, घर में लौकी की सब्जी बनाते समय लौकी की ऊपरी परत को छिलकर निकाल दिया जाता है। इसे छिलकर निकाली गई परत को किसी कागज के ऊपर पास पास रखकर इस तरह से जमाइए कि उनके बीच में खाली जगह ना दिख रही हो। आपके आसपास पापड़ों को सुखाने का तरीका देखिए। भिंडी से किसी छोटे से सफेद कागज में किसी भी रंग के ठप्पे
ठप्पे लगाते हैं भिंडी के टुकड़े से, लगाइए एवं गिनिए कि कितने ठप्पों से वह कागज पूरा भर गया है। कितनी सारी एक्टिविटी यहां दी गई हैं बच्चों। इसी तरह से शतरंज के बोर्ड में सफेद और काले खाने भरे हुए हैं। एक कक्षा में हुई बातचीत को पढ़ते हैं। चलिए ये पूरा डिटेल जानने के बाद अब हम एक कक्षा में जो चर्चाएं हो रही हैं, जो बातचीत हो रही हैं, उस पर अध्ययन करते हैं। क्या बातचीत हो रही है? शिक्षक कह रहे हैं कि आज हम पुस्तक के ऊपर एक माचिस रखेंगे, इस माचिस के चारों ओर पेंसिल से घेरा बनाएंगे, फिर इसी घेरे के बाजू में माचिस रखकर दूसरा घेरा बनाएंगे। इसी तरह से पूरे पृष्ठ को पूरा ढकने के लिए कितनी माचिस लगेंगी। अब हम माचिस से पुस्तक के पूरे पृष्ठ को माप रहे हैं कि कितने माचिस के पृष्ठ मिलकर पुस्तक का पृष्ठ पूर्ण होता है। ये एक्टिविटी हमें करना है। शबाना कहती, मैंने रखकर देखा था तो मुझे ये पृष्ठ 35 माचिस के बराबर लगा। शबाना ने जब एक्टिविटी की तो माचिस, कितनी माचिस के बराबर का पूरा पृष्ठ हुआ? 35 माचिस के बराबर का पूरा पृष्ठ हुआ। ललिता का कहना है कि मैंने भी रखकर देखा था तो पृष्ठ 30 माचिस के बराबर लगा था। अब 30 माचिस के बराबर पृष्ठ लगा, इसका मतलब है कि ललिता की जो पुस्तक है वह आकार में सक्रिय है। तो देखते हैं शिक्षक क्या कह रहे हैं। दोनों बच्चों की माचिस को देखकर एक के ऊपर एक दोनों माचिसों को रखकर देखो कि किसकी माचिस ज्यादा जगह घेर रही है। यदि दोनों की पुस्तक एक समान थी और एक की माचिस ने 35 स्थान घेरी और एक दूसरे की माचिस ने 30 स्थान घेरी, तो हम समझ जाएंगे कि जरूर दोनों की माचिस में ही कोई अंतर है। तो शिक्षक ने भी यही किया। क्या किया? दोनों बच्चों की माचिस को देखकर एक के ऊपर एक दोनों माचिस को रखकर देखो कि किसकी माचिस ज्यादा जगह घेर रही है। किसकी माचिस ने ज्यादा जगह घेर रही है? शबाना, ललिता की माचिस ज्यादा जगह घेर रही है। ललिता की माचिस ज्यादा जगह घेर रही है और घेरना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ललिता की 30 माचिस से ही पृष्ठ पूर्ण हो गया, जबकि शबाना की 35 माचिस से पूरा पृष्ठ पूर्ण हुआ। इसका मतलब ललिता की माचिस बड़ी होगी ना, इसलिए तो वह कम माचिस में पूरा पृष्ठ घिर जा रहा है, क्योंकि ललिता की माचिस बड़ी होगी। देखें और समझें व लिखें। क्या है? नीचे 1 से 7 तक चित्र दिए गए हैं। चित्रों को ध्यान से देखकर उनमें नीचे दी गई तालिका पूर्ण करना है। 1 से 7 तक चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र में एक चतुर्भुज है या एक डिब्बा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 6 और छठवें में 4 और सातवें में 15 चित्र दिए गए हैं। चित्र क्रमांक यहां देखिए। अब चित्र में कितने चौकोने हैं? पहले चित्र में कितने चौकोने हैं? तो पहले चित्र में तो साहब एक चौकोन है। चित्र में कितने चौकोने जगह घेरे हैं? तो कितने चौकोनों ने जगह घेरा है? एक ही चौकोन है और उसने जगह घेरा है। और चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि चित्र में एक चौकोन की लंबाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, तो एक चौकोन का क्षेत्रफल, लंबाई भी 1 और चौड़ाई भी 1, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1 वर्ग सेंटीमीटर। चौकोन की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 का 1 से ही जब हम गुणा करेंगे तो 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें समझ में आ गया कि एक चौकोन यदि उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का स्थान घेरता है। बहुत आसान है बच्चों, एक चौकोन 1 वर्ग सेंटीमीटर का स्थान घेर रहा है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरे चित्र में कितने चौकोन हैं? तो बोले 2 चौकोन हैं सर। चित्र में कितने चौकोन जगह घेरे हुए हैं? 2 चौकोन जगह घेरे हुए हैं, तो चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2 वर्ग सेंटीमीटर ही तो होगा ना। देखिए चित्र में कितने चौकोन हैं? 2 हैं। कितने चौखाने जगह घेरे हैं?
तो कितने चौखानों ने जगह घेरा है? 2 चौखानों ने जगह घेरा है। तो 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। फिर तीसरा चित्र है, उसमें कितने चौखाने हैं? 3 हैं। और कितने चौखाने की जगह घेरी है? 3 चौखाने जगह घेरे हुए हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार 4 वाले में 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब 5वें चित्र में देखिए 1 2 3 4 5 6 चौखाने हैं। 6 चौखाने हैं और 6 चौखाने की जगह घिरी हुई है, तो यहां पर हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। 6 चौखाने हैं, 6 चौखानों की जगह घिरी हुई है, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के अनुसार बच्चों आगे यहां पर 4 चौखाने हैं और यहां पर 15 चौखाने हैं। तो 15 चौखाने हैं तो कितनी जगह घिरी है? तो यहाँ 4 चौखाने, यहाँ 15 चौखाने, तो यहाँ 4 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ 15 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही आसान एक्टिविटी है। यदि हमें एक चौखाने का क्षेत्रफल पता चल जाता है तो हमें चौखानों की संख्या का गुणा करके और भी सारे चौखानों का क्षेत्रफल निकालना आसानी से आ जाएगा। फिर देखिए आगे देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो चलिए, आपको इस तरह से घेरों को भरने का भी ऑप्शन दिया हुआ है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। अभी हम फिलहाल यहां घेरे नहीं भरेंगे, ये समझाते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? तो हमें चौखाने गिनना है, बस। बड़ा ही आसान काम है। एक समान चौखाने हैं सारे, तो पहले वाले में कितने हैं? 6 हैं। दूसरे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 हैं। तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 हैं और चौथे वाले में 1 2 3 4 है। किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है? इसी का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो यहां लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। यहां लिख देंगे कि डी वाला चौखाना, और चाहो तो यहां पर आप छायांकित भी कर देंगे। इस तरह से गोले को काला करना है, डी को। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है। यदि चौखाने 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप होगा। अब देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाला है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला ये वर्ग है, तो इसमें हमें इस आकृति का क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। देखिए परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस आकृति का परिमाप क्या है? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां सही है, बी को आप छायांकित कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से बच्चों हमें इन सवालों को करना है। तो देखिए कैसे परिमाप वास्तव में क्या होता है? परिमाप होता है आसपास की माप। उसके अंदर भी चाहे भुजाएं क्यों ना हो, हमें उसे नहीं गिनना है, केवल किसी आकृति के आसपास की माप को हमें गिन लेना है। जहां तक हमारी पहुंच है, अंदर के किसी भुजा को हमें नहीं गिनना है। यही किसी भी आकृति का परिमाप होता है। चलिए अब ले लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का एक चौखाना हमें दिया गया है। उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है। ये जो आकृति ग्रिड में दी गई है, इसका अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या कर देंगे, जो आकृति में पूर्ण भरे हुए चौखाने हैं उनको सही का निशान लगा देंगे। 1 2 3 चौखाने यहां पर पूर्ण भरे हुए हैं। चलिए ठीक है, 3 चौखाने यहां पर पूर्ण भरे हुए हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। फिर आधे से अधिक चौखानों को भी हमें जोड़ना है। आधे से अधिक वाले भी एक गिनती में होंगे, तो देखिए वही चिन्ह हम आधे से अधिक वाले में भी लगा देंगे। तो कितने हैं आधे से अधिक वाले? तो देखिए यहां पर आधे से अधिक वाले हैं 1 और 2। ठीक है, आधे से अधिक वाले हैं 2, तो यहां पर लिख देंगे 2। 3 और 2 मिलकर इनका योग हो गया 5। पूर्ण और आधे से अधिक का योग कितना हो गया? 5।
अब हमें आधे गिनना है। आधे का योग क्या होगा, हमें पता है कि भाई दो आधे मिलकर एक बनते हैं। दो आधे मिलकर क्या बनते हैं, एक बनते हैं। तो देख लेते हैं हम आधे यहां कितने हैं। यहां पर आधे को हम एक अलग चिन्ह क्रॉस से दर्शाते हैं। एक है आधा, फिर यहां पर दो, यहां तीन और यहां चार। तो आधे कितने हैं, चार हैं। तो चार आधे मिलकर क्या होंगे, दो पूर्ण होंगे। चार आधे मिलकर क्या होंगे, दो पूर्ण होंगे। तो यहां पर हो जाएगा दो। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो चौखानों का क्षेत्रफल हो जाएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 7 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब ले लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि एक आकृति दी गई, इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर का एक चौखाना दिया हुआ है। हमें उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या है अनुमानित क्षेत्रफल, सबसे पहले हम पूर्ण पर निशान लगा लेंगे। 1 2 3 पूर्ण चौखाने कितने हैं, 3 हैं। और आधे से अधिक चौखाने कितने हैं, तो देखिए आधे से अधिक 1 2 3 4 हैं। तो आधे से अधिक चौखानों पर भी सही का निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4। एक समान निशान क्यों लगाया, क्योंकि आधे से अधिक को भी हम एक ही गिनते हैं। ये गिन लिया, 3 और 4 ये कितने हो गए, 7 हो गए। बाकी सभी चौखाने ये देखिए कैसे हैं, आधे से कम हैं। तो आधे से कम चौखानों को नगण्य मानकर छोड़ा जाता है, उनकी गिनती नहीं की जाती। यदि यहां आधे चौखाने होते तो दो आधे मिलकर एक पूर्ण बनाते, लेकिन यहां आधे चौखाने नहीं हैं। अब शेष बचे हुए चौखाने सारे आधे से कम है, इसलिए उन्हें हम छोड़ देंगे। तो कुल चौखानों का क्षेत्रफल, अनुमानित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आप सी को इस तरह से छायांकित कर देंगे। आगे देखिए चौथे नंबर का प्रश्न, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले हम आयत का ही तो क्षेत्रफल निकाल लें। आयत का क्षेत्रफल निकालना हमें आता है। देखिए चौखानों से 1 2 3 4 चौखाने लंबाई है और 1 2 चौखाने चौड़ाई है। तो क्या हो जाएगा, 4 चौखाने लंबाई और 2 चौखाने चौड़ाई। तो 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। और उस आयत के क्षेत्रफल का आधा क्या है इसी का, उस आयत के क्षेत्रफल का आधा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 8 का जब हम आधा करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आंसर नंबर सी यहां पर सही है। देखिए कैसे आया, हमने सबसे पहले इस आयत की लंबाई देखा, 1 2 3 4 चौखाने हैं तो 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 2 चौखाने हैं तो 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 4 गुणा 2 तो 8 वर्ग सेंटीमीटर। फिर प्रश्न हमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा है उससे। तो सबको पता है कि 4 का दुगना 8 है और 8 का आधा 4 है। तो 8 का आधा 4 यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए आगे है अगला प्रश्न क्रमांक 5। यदि एक जो हमारे पास चौखाना है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमापों का योग होगा। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास चौखाने दिए गए हैं, AB से हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। जब हम 2 भागों में बांट देंगे तो दोनों भागों का परिमाप किस तरह से निकलेगा, देखिए सबसे पहले ऊपर वाले भाग का हम परिमाप मापते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऊपर वाले भाग का परिमाप हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा भाग अलग हुआ है उसके साथ भी बीच वाली भुजा जाएगी। तो दूसरे वाले भाग जो अलग हुआ है उसका परिमाप हम माप लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। तो इसका परिमाप भी कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा इस आयत को बांटने पर। लेकिन यदि हम इसे ना बांटते तो इस पूरे आयत का परिमाप कितना होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मात्र होता। 14 सेंटीमीटर परिमाप होता। लेकिन जब हमने इसे दो भागों में अलग अलग बांट दिया तो दोनों अलग अलग भागों का परिमाप 12-12 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब किसी भी आकृति को बांटने पर उसका परिमाप दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, यह बिल्कुल सही नहीं है। परिमाप जो है उसकी बाहरी सतहों का योग होता है, इसलिए परिमाप में अंतर आता है। जबकि क्षेत्रफल दो बराबर भागों में बांटने पर क्षेत्रफल बराबर बराबर ही बढ़ता है। अगला प्रश्न है, 6वें नंबर का प्रश्न है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 वर्ग सेंटीमीटर है, एक भुजा की माप कितनी है? 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो किस आयत का परिमाप छोटा है? किस आयत का परिमाप छोटा है? फटाफट हम माप लेंगे कि परिमाप किसका कितना है। देखिए पहले आकृति को हम माप रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहली आकृति का परिमाप कितना है? 16 सेंटीमीटर है। दूसरी आकृति का माप रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका कितना है? इसी का 14 सेंटीमीटर। तो देखिए किस आयत का परिमाप छोटा है? तो यहां लिख देंगे आयत बी का परिमाप छोटा है ना। आयत बी का परिमाप कैसा है? छोटा है। क्यों है? क्योंकि आयत बी का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत ए का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, इसी का बी ऑप्शन है, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? अब हम इनकी क्षेत्रफल मापते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल माप लेते हैं। कितनी है लंबाई? पहले वाले आयत की लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और चौड़ाई कितनी है? 1 2। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 12 वर्ग सेंटीमीटर है पहले आयत का क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई का हमें गुणा करना होता है। केवल हमने लंबाई माप लिया, फिर चौड़ाई माप लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई किया तो क्षेत्रफल निकलकर आ गया। आप देखते हैं दूसरी वाली आकृति में लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 और चौड़ाई कितनी है? 1 2 3। तो 4 लंबाई और 3 चौड़ाई, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इन दोनों आयतों का परिमाप तो अलग अलग है किंतु क्षेत्रफल दोनों का समान है। दोनों का क्षेत्रफल कितना आया? 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे दोनों का क्षेत्रफल। यहां पर ऊपर वाली आकृति को हमें क्षेत्रफल उनका नहीं निकालना था, लेकिन हमने ऊपर वाली आकृति का भी क्षेत्रफल आपको निकालकर बताया, क्योंकि क्षेत्रफल अब हमें बी वाले सवाल में भी निकालना है। तो देखिए अब बी वाला सवाल में किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? तो देखिए इसमें भी उसी प्रकार हम मापेंगे। लंबाई 1 2 3 4 5 6 7 और चौड़ाई है 1। तो लंबाई है 7 और चौड़ाई है 1, तो 7 एकम 7 वर्ग सेंटीमीटर पहले आयत का क्षेत्रफल आ गया। दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है? देखिए यहां पर लंबाई है 1 2 3 और चौड़ाई है 1 2। तो 3 गुणा 2 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? तो ये पहले आयत का क्षेत्रफल अधिक है। कितना है? 7 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरे आयत का क्षेत्रफल कम है, 6 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे हम लेते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बहुत आसान काम है। त्रिभुज देखिए इस वर्ग को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका आधा होगा। आधा मतलब 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 वर्ग सेंटीमीटर। हमें पता है ना कि 4 का आधा कौन होता है? 2 होता है।
4 का आधा 2 ही तो होता है ना, तो 2 बराबर भागों में बट गया यह वर्ग, इसलिए 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के बी नंबर के सवाल को अब हमें करना है। बी नंबर का सवाल क्या है, देखिए, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो आप देखिए, हमें यहां पर एक आकृति दी गई है, इस आकृति को मैं यहां फिर से बना दे रहा हूं। ये फिर इस तरह से बनी हुई आकृति है, इस आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पूर्ण भरे हुए कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 हैं पूर्ण, और बाकी आधे से अधिक वाला यहाँ कोई मामला नहीं है, आधे वाला मामला है। आधे कितने हैं, तो देखिए आधे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आधे हैं, इसका मतलब 8 आधे हैं, तो 8 को जब हम मिलाएंगे तो 4 पूर्ण बनकर तैयार होंगे। 8 आधों को जब हम मिलाएंगे तो कितने पूर्ण बनेंगे, 4 पूर्ण बनेंगे। तो ये 4 पूर्ण और ये आधों से बने 4 पूर्ण मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 पूर्ण। तो आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आकृति का क्षेत्रफल बराबर 8 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। का प्रश्न है, दिए गए ग्रिड में 2 ऐसी आकृतियां बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हों। 11 वर्ग इकाई और 9 वर्ग इकाई। तो देखिए 2 ऐसी आकृतियां हमको बनाना है। एक जो ग्रिड है वो कैसा है, 1 वर्ग इकाई का है। तो 11 वर्ग इकाई और 9 वर्ग इकाई हमें मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर हम यदि इस तरह की आकृति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से मिलाकर बनाएंगे तो वो इस तरह की आकृति बन जाएगी। एक आकृति हमारी ये बन गई बच्चों। फिर दूसरी आकृति हमारी 9 वर्ग इकाई की है, तो बहुत आसान है, 3 3 के 3 लंबाई और 3 चौड़ाई। ये जब हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 वर्ग इकाई। आगे बढ़ते हैं, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। इस प्रश्न की समझ के लिए पाठ्यपुस्तक गणित का जादू कक्षा 5 के पृष्ठ क्रमांक 48 49 को देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया गया है, इसको हमको पूरा करना है। तो बस इसी तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। देखिए बच्चों, यह पैटर्न इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, है ना। ये मिलाते जाएंगे और फिर ये मिलाते जाएंगे। इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। बढ़ा दीजिए, ये है ना। इस तरह से हम इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। फिर ये हमारे पास आकृति दी गई है, इसमें क्या करना है, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? तो देखिए अंदाजा हम लगाएं तो ये तो छोटे डाक टिकट हैं, इन्हें तो हम छोड़ देंगे तीनों को। अब ये 3 है, इनमें से किसका परिमाप सबसे अधिक है हम गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो पहले डाक टिकट का परिमाप कितना है, 18 इकाई। फिर दूसरे का देख लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका परिमाप 14 है। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पहले डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है।
तो डाक टिकट ए का परिमाप सबसे अधिक है। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? अब सी देखिए कितने वर्गों को ढक रहा है। 1 2 3 4 5 6 वर्गों को ढक रहा है। तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों को ढक रहा है? 6 वर्गों को। आपको इधर लिखना है उत्तर नीचे। कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं? तो डाक टिकट एफ का परिमाप भी 14 है और डाक टिकट डी का परिमाप भी 14 है। तो लिख देंगे डाक टिकट एफ एवं बी एवं एफ का। तो यहां लिख देंगे डाक टिकट बी एवं एफ का परिमाप बराबर है। और देखते हैं फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसका 12 है, इसका 10 है। चलिए आगे है सबसे डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। बी का क्षेत्रफल कितना है? बी एवं डी के क्षेत्रफलों का अंतर बताना है। बी का क्षेत्रफल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग इकाई और डी का क्षेत्रफल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ग इकाई। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 12 वर्ग इकाई में से 8 वर्ग इकाई घट जाएगा तो 4 वर्ग इकाई होगा। बी एवं डी का अंतर जो भी बड़ा होता है उसमें से हमें छोटे को घटाना होता है। आगे लेते हैं 15वां प्रश्न। दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाएं एवं इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले हम एक ऐसी रेखा खींच देंगे जो दो बराबर त्रिभुज बन जाएं। ये बन गए दो बराबर त्रिभुज और प्रत्येक त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले वर्ग का देख लेते हैं। 1 2 3 4 लंबाई है और 1 2 3 4 चौड़ाई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इस दो बराबर भागों में बांट रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 16। तो 2 8 16 8 वर्ग इकाई। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लेते हैं 16वें नंबर का प्रश्न। नीचे ग्रिड में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए और रंग भरिए। अब देखिए जो पैटर्न दिया गया है इसे हमको पूरा करना है और रंग भरते जाना है। तो इस तरह का यह पैटर्न है। ये देखिए इस तरह से ये आगे बढ़ाया गया है ना बच्चों? इस तरह से इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। तो हम भी इस तरह से इसे बढ़ा देंगे आगे और पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे और इसमें रंग भरते जाएंगे। तो देखिए हम इसमें रंग भरते हैं। चलिए इस तरह से हम पैटर्न में विभिन्न रंगों को भरते जाएंगे। एक अच्छी रंगोली हम यहाँ पर तैयार कर देंगे। ये देखिए बच्चों, है ना? इस तरह से हमको इसमें रंग भरते जाना है। आगे भी आपको यही काम करना है। किसका क्षेत्रफल कम है? दो 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट। तो इससे हमें
हल करना है। दो 5 रुपए के नोटों की लंबाई और चौड़ाई से हमें दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और फिर 100 रुपए के नोट की भी लंबाई और चौड़ाई माप कर उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेना है, और दोनों का क्या लिखना है, हमें किसमें किसका क्षेत्रफल कम है वह लिखना है। आगे है बच्चों, ये जो चतुर्भुज है 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। आयत ए का क्षेत्रफल, तो देखिए एक जो वर्ग है वो 1 वर्ग इकाई के बराबर है, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 लंबाई 2 3 4 5 इकाई की लंबाई है, 1 2 3 4 इकाई की चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। आयत बी की परिमाप कितनी है, तो आसपास की माप को परिमाप कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इकाई है, तो यहाँ लिख देंगे 16 इकाई, और सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर लिख दिया। किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है त्रिभुज। इसके क्षेत्रफल को जब हम दुगना कर देंगे तो आकृति सी का क्षेत्रफल बन जाएगा। आकृति सी का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। आयत ए एवं त्रिभुज सी के क्षेत्रफल का अंतर है। आयत ए का क्षेत्रफल कितना है, 20 वर्ग सेंटीमीटर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, देखो 1 2 3 4 लंबाई और 4 चौड़ाई का एक वर्ग है, तो पहले लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आधा कौन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 16 का आधा, तो क्या हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो बोला गया है कि आयत ए एवं त्रिभुज सी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, त्रिभुज सी का क्षेत्रफल है 4 8, कितना है 8, तो 20 में से 8 जाएंगे तो 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा अंतर। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है, तो देखिए वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है हमें बताना है। तो आयत का परिमाप कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक एक डिब्बा चलेंगे, 15 16 17 18 है आयत का परिमाप, 18 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है, 2 सेंटीमीटर कम है। 18 होना था लेकिन 16 है, यानी 2 सेंटीमीटर कम है। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।